ऑलराइट, चलिए तो सो फार हमने, है ना, क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया एक बार देख लेते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स आपको बताया, सम ऑफ एन टर्म्स, इसके दो फॉर्मूले, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। दूसरा ये भी यहीं पर याद रख लो कि ये जो होगा ये n के टर्म्स में क्वाड्रेटिक होगा, एक्सप्रेशन होगा जिसमें n स्क्वायर और n का टर्म होगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसका एक और फॉर्मूला था n बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है कि नहीं। उसके बाद टीएन के बारे में भी, तो टीएन के बारे में क्या बताया कि जो टीएन होगा वो एन के टर्म्स में लीनियर आएगा, ठीक है। और ट्रिक बता चुका हूं कि कैसे डायरेक्ट टीएन लिखेंगे, ठीक है। चलिए ऑलराइट, सो और भी डेप्थ एनालिसिस के लिए हम और भी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स का। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो लेट -297 -294 -291, है ना, इज एन एपी, ये एक एपी है। देन फाइंड, अपने को निकालना फर्स्ट पार्ट कॉमन डिफरेंस, इजी इजी है। nth टर्म and sum of n terms, ठीक है। तीसरा the value of n such that, आप लोग करते जाइए जो जो आ रहा है, the value of n such that n is least, लिस्ट का मतलब कम से कम, अभी किया था ना मैक्सिमम हो, यहाँ लिस्ट की बात हो रही है। चौथा है each term is first non-negative terms, first non-negative terms, ठीक है। तो पांचवा है, नहीं सेम है, which term is first positive term, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, मेगा एग्जांपल है, मेगा मतलब कि इसी के अंदर काफी सारे सब एग्जांपल, ठीक है बच्चों। तो चलो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते। कॉमन डिफरेंस 297 294, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके, है ना। तो क्या माइनस का 294, इसमें से माइनस करना है आपको कितना, 297, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। समझ में आया क्या, ये प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, अनस अलग है, यही चीज तो है ना। 4 और एक बच्चा बोल रहा है सर 4 और 5 सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है। ये बोल रहा है नॉन नेगेटिव, ये बोल रहा है पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस अभी बताऊंगा, थोड़ा सा है डिफरेंस, देखो। तो चलो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया भाई, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालने का ट्रिक बताया, फटाफट बता दो। nth टर्म tn क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 3 है तो क्या हो जाएगा 3n होगा, और 1 पुट करने पे पहला टर्म आना चाहिए। तो बताओ क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 3,
और मुझे क्या चाहिए माइनस का 297, तो -300 करना पड़ेगा। लो तो देख रहे हो विद इन सेकेंड हमने nth टर्म लिख लिया। आप फॉर्मूला से भी लिखेंगे यही आएगा। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहा? नहीं आया तो पूछ सकते हैं। उसके बाद बोला सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला लगा लो, है ना, n/2, है ना, 2a, a की वैल्यू कितनी है -297, प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा है ना, ये एक टाइप का क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज है तीनों में जरूरत पड़ने वाली, वो है जीरो। कैसे? तो देखो, जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, द वैल्यू ऑफ एन, जैसे आपने सम निकाला है, एसएन निकाला है, ये आपके, तो उसमें बोला है कि एन की वो क्या वैल्यू रखे ताकि जो सम है, द वैल्यू ऑफ एन सच दैट, अच्छा एन इज लीस्ट नहीं, सच दैट सम इज लीस्ट, सम होगा यहाँ, the value of n such that sum is least, या sn is least बोल सकते हो, the value of n such that sum of n terms, या सिंपली sn भी बोल दो, sn को कम रखना है। तो जैसे sn ये आया, तो इसमें n की वैल्यू क्या रखे ताकि सबसे कम वैल्यू पॉसिबल हो। अब तुम बोलोगे सर अभी जो फर्स्ट हाफ में क्वेश्चन किया था उसमें तो आपने बोला था कि मैक्सिमम हो, यहाँ लिस्ट की बात हो रहा है, लिस्ट का मतलब सबसे कम हो, तो तुम वहां पर क्या था ना कि पॉजिटिव नंबर डिक्रीज हो रहा, और यहां पर क्या है आप ध्यान से देखो बच्चे, तो पहला टर्म कितना है -297, नेगेटिव नंबर है। पहला टर्म क्या है -297, दूसरा क्या है -294, फिर क्या है, तो नेगेटिव नंबर है, लेकिन नेगेटिव नंबर बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है ना, तो 297 से 294 हुआ, फिर 291 हुआ, तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, बढ़ते बढ़ते कहीं जीरो आएगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो जीरो भी नहीं आएगा, और फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम ऐसे देखो कि मैं आपको दे दिया ये नेगेटिव नंबर, मान लो मैंने दे दिया -6, -5, -4, -3, मैं बोलूँ इस सबको ऐड करो, तो जितना नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, कम होते 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 मान लो -1, फिर 0 आएगा, है ना, फिर मान लो 1 आएगा। तो जब आप -6 से -1 तक वैल्यू ऐड करोगे तो क्या होगी, -6 में -5 ऐड करो तो -11, फिर -15 और कम हो गया, फिर -18 और कम हो गया, फिर -20 और कम हो गया, फिर -21 और कम हो गया। तो जैसे जैसे नेगेटिव नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना, तो सम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, एसएन की वैल्यू कम होती जा रही है। अच्छा जी, इसका मतलब सबसे कम वैल्यू क्या पॉसिबल होगा, तो सबसे कम वैल्यू वही पॉसिबल होगा जब हम इस पूरे नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर देंगे, जो सम आएगा, या फिर उसमें जीरो भी ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो से तो कुछ होता नहीं। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो सम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर कितने थे, मान लो -21 थे, जैसे ही आपने 1 ऐड किया तो -20 हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई ना। -21 और -20 में बड़ी वैल्यू कौन है, -20। तो यानी कि क्या है कि मुझे ये देखना पड़ेगा इस सीक्वेंस में कि जीरो कहाँ पे बन रहा है, फिर हमको पता चल जाएगा कि कहां तक मुझे सम करना है, बस। तो बस वही करना है ये। तो उसके लिए तो पहले जीरो देखना होगा, तो क्या है सीक्वेंस, -297, -294, ऐसे चलता जा रहा। मान लो कि जीरो बन रहा है nth टर्म पे, ठीक है बच्चा, उसके बाद इधर पॉजिटिव आ रहा है, देख लेते हैं n की वैल्यू क्या है। तो चलो भाई, जीरो बन रहा है तो tn बराबर वही फॉर्मूला लगा लो, उसे tn बराबर दे ही रखा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 3n-300 हमने निकाल ही रखा है, तो वही लिख लो, tn क्या है 3n-300। जैसे ही आप इसको जीरो करोगे तो यहां से n की वैल्यू निकल गई और वो पॉजिटिव इंटीजर आ गई 100। चेक करो, 300 इधर जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 100 आ जाएगा। यानी कि ये ऐसा सीक्वेंस है कि इसमें जीरो अवेलेबल है, जीरो आएगा इसमें, ठीक है। और जीरो कितने नंबर पे आएगा, तो 100वां टर्म्स जो होगा ना बच्चा, जो 100वां टर्म्स होगा वही जीरो है इसका।
जैसे ऐसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करते करते जब आप 100वां टर्म पर पहुंचेंगे तो 0 होगा, यानी कि जो 101वां टर्म होगा, देखो तीनों क्वेश्चन का ना, इस तीनों क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीनों का आंसर इसी में, देखो एक साथ आप दे सकते हैं। तो जो 101वां टर्म होगा वो पहला पॉजिटिव टर्म होगा, और पहला पॉजिटिव टर्म क्या होगा पता है आपको? अगर मान लो वो क्वेश्चन तो नहीं पूछा, अगर पूछा होता तो क्या आंसर करते? 3 होता। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 0 से 3 आगे जाते तो 3 बनता, 0 से 3 पहले जाएंगे तो -3, मतलब लास्ट नेगेटिव टर्म्स हो जाएगा -3, और वो कौन सा टर्म होगा? 99 नंबर पे आएगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? यानी कि पहला से लेके 99 तक सब के सब क्या है बच्चा पार्टी? नेगेटिव नंबर है। तो अगर इस सबको मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू सबसे कम आएगी। या फिर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 0 तक ऐड कर लूं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का 2 आंसर हो सकता है। क्यों? तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? देखो कि द वैल्यू ऑफ एन सच दैट एसएन इज लीस्ट, एसएन को लिस्ट करना, लिस्ट मतलब सबसे कम रखना, तो इसकी वैल्यू सबसे कम 2 सिचुएशन में होगी। पहला कि एक बच्चा ने बोला कि सर -297 से -3 तक ऐड कर दो, मतलब 99 टर्म को ऐड कर दो, तो S99 की जो वैल्यू आएगी वो सबसे लीस्ट होगी। मैं बोला बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा बच्चा बोला सर 0 अगर मैं उसमें ऐड कर दूं फिर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि कोई सम आपने किया, वो आ गया -210, आपने उसमें 0 ऐड किया तो क्या फर्क पड़ा? नहीं, अभी भी वो लिस्ट का लिस्ट ही है। मतलब अगर आप 100 टर्म का भी सम करोगे तो सबसे लिस्ट ही वैल्यू आएगी, यानी कि n का इस सिचुएशन में 2 आंसर होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्या? या तो n की वैल्यू 99 ले लो, मतलब 99 टर्म का सम कर लो, वहां तक नेगेटिव था, या फिर आप n की वैल्यू 100 ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सम इक्वल ही आएंगे और वो दोनों लिस्ट होंगे, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ऑप्शन में जो होगा आपको टिक करना है, अगर दोनों है तो दोनों टिक होगा। 99 भी हो सकता है एंड बच्चा पार्टी 100 भी आ सकता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब चौथे क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन का भी आंसर यहीं पर आपको दिख जाएगा। कैसे? देखो चौथा क्वेश्चन उसने क्या बोला? विच टर्म इज फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म्स। तो पहले तो आप जो बच्चे को नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस पता है तो वो तो कर लेगा। मैं अभी बताता हूं क्या डिफरेंस है दोनों में। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलग अलग चीजें। कैसे सर? तो देखो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, ध्यान से देखो, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो नेगेटिव नहीं है। अच्छा, नेगेटिव नहीं है तो क्या क्या होगा? पॉजिटिव होगा और 0 भी हो सकता है, दोनों। समझ रहे हो? 0 अपने आप में एक नंबर, उसको नेगेटिव पॉजिटिव में हम नहीं रखते। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बोला पॉजिटिव नंबर तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, उसमें 0 नहीं आएगा। ये डिफरेंस है। तो जैसे चौथा क्वेश्चन में उसने पूछा है पहला नॉन नेगेटिव नंबर कौन सा टर्म होगा, विच टर्म इज फर्स्ट नॉन नेगेटिव नंबर। तो नॉन नेगेटिव में क्या होगा? या तो पॉजिटिव मिल जाए या 0 मिल जाए। तो आपको 0 मिल गया, 0 कितने पे आ रहा है? 100 पे, तो चौथे का आंसर हो जाएगा 100, n की वैल्यू 100 हो जाएगी। मतलब नंबर और टर्म्स बताना, तो tn जो होगा आपको 100 लेना है, मतलब 100वां टर्म जो होगा, है ना, 100th टर्म जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे? पहला नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव में 0 भी आता है, तो 0 100 में पे आ रहा है। लेकिन पांचवें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि पहला पॉजिटिव टर्म बताओ, तो 0 को हम पॉजिटिव नहीं लेंगे। ध्यान दो, पहला पॉजिटिव टर्म तो 3 होगा, और वो कितने नंबर पे आ रहा है? 101 पे आ रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा, है ना। मतलब 101वां टर्म जो होगा वो पहला पॉजिटिव टर्म होगा, और 100वां टर्म जो होगा वो पहला नॉन नेगेटिव टर्म होगा। डिफरेंस पता चला दोनों में? बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बच्चे। क्लियर हुआ?
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना, है ना, लिख लो इसको। अगर कोई कंफ्यूजन है एक बार देख भी लो, फिर भी आप पूछ सकते हैं दोबारा। सर पूछो। सर अगर वो जैसे फर्स्ट पॉजिटिव पूछेगा तो सर जीरो भी, तो सर जीरो को क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे नेगेटिव में? ये तो बताया ना बच्चे, देखो आपको पता है ना, चलो इंटीजर के बारे में तो पता ही होगा आपको। जो इंटीजर होते हैं, इधर देखो, वो इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप होते हैं, 2 टाइप कभी मत बोलना। एक होता है नेगेटिव, जैसे ऐसे होता है, माइनस इंफिनिटी से आओ, -3, -2, -1, फिर होता है 0, फिर 1, 2, 3, ऐसे चलता है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपका कंफ्यूजन। तो ये सब जो है ना, -1 से पहले पहले जितने भी इंटीजर है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, 1 से आगे आगे जितने इंटीजर है वो हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और 0 जो है ना, अपने आप में एक इंटीजर का टाइप है, वो 0 इंटीजर ही उसको बोलते हैं। नहीं वो नेगेटिव होता है, नहीं पॉजिटिव, अपने आप में अलग रखेंगे उसको। ठीक है, तो जैसे आपको पूछा था 5वां क्वेश्चन में, कौन सा पहला टर्म है जो पॉजिटिव है, तो 0 नहीं लेंगे हम, 0 नहीं लेंगे, पहला चीज तो देख लो, क्योंकि 0 तो अपने आप में एक अलग नंबर है। पहला पॉजिटिव नंबर यहाँ पे 3 है। कैसे पता चला? तो मुझे ये दिखा कि जब मैं 0 लिया तो कौन से टर्म पे आया, तो तुमको दिखा कि 0 आ गया 100वें टर्म पे। अभी निकाला कि जो 100वां टर्म है वो 0 है, और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 0 के बाद 3 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे नंबर चलता जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? पहला पॉजिटिव टर्म, तो नेगेटिव नेगेटिव, यहां तक तो नेगेटिव ही है। ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव नहीं हुआ, ये 0 हुआ। पहला पॉजिटिव टर्म ये है बच्चा आपका, दिस इज योर फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। तो आंसर क्या करेंगे? 3 आंसर करेंगे। अगर कोई पूछता कि पहला पॉजिटिव टर्म क्या है, तो 3 आंसर करते। और कौन सा टर्म है वो? तो 101 पोजीशन पर है, क्योंकि 100 पर 0 है, तो 101 पे ये आएगा। अब क्लियर हुआ? बताओ फटाफट बोलो। तो यस पहला सर। पॉजिटिव टर्म 3 है, और कितने पे आएगा? 101 पे आएगा। क्लियर हुआ? चलिए, और भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हो आप, नहीं तो आगे बढ़े क्या? बोलो। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट। आपको बताना है, फॉर एपी, यानी एक एपी दे रखा है 4, 10, 16, है ना, ऐसे 88 तक दे रखा है। फॉर एपी दिस, है ना, फाइंड, आपको निकालना है फाइंड number of terms, find number of terms that should be taken, that should be taken, अभी समझाता हूं इसका मतलब, that should be taken such that summation exceeds 120। ठीक है, मतलब समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें बोला कि एक एपी आपको दे रखा है ना, इस एपी का आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स दैट शुड बी टेकन सच दैट समेशन एक्सीड 120। इसका मतलब ये हो गया कि आप कितने टर्म्स का सम करोगे ताकि वो जो है सम 120 से ज्यादा आए। एक्सीड का मतलब ज्यादा हो जाना, समेशन का मतलब सम करना, जोड़ करना। नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी टेकन मतलब कितना नंबर लिया जाए, मतलब कितने टर्म्स का सम किया जाए
ताकि जो सम है 120 से ज्यादा है ना, वो आपको बताना है। समझ में आ गया ना? देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि आपने इन टर्म का, जैसे ये 4 है, ये 10 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 14, फिर 16 ऐड करोगे 30, ऐसे करते करते ऐड करते करते कहीं ना कहीं 120 से ज्यादा नंबर आपको मिल जाएगा। तो वो बताना है कि वो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि सम हमेशा क्या आ जाए 120 से ज्यादा आ जाए, है ना। मतलब आपको क्या करना है, इन शॉर्ट मान लो कि मैंने लेट सपोज मैंने n टर्म का सम किया। कितने टर्म का सम किया? n टर्म का। तो अगर मैं n टर्म का सम कर रहा हूं, है ना, और मान लिया कि n टर्म का सम जो है 120 से ज्यादा आ रहा है, तो n की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है बस, ग्रेटर आ रहा है तो। अब n टर्म सम का फॉर्मूला लगा लो भाई। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a, a कितना है? 4 है, तो 4 प्लस n-1 इंटू d कितना है? 6 है, तो यहाँ 6 ले लेंगे। क्लियर हुआ? तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चा पार्टी? 120 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां से सॉल्व करो, n की वैल्यू निकाल लो, तो इनइक्वालिटी हो गया। तो चलो सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 6 है, 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो आप। तो 2 से डिवाइड ही कर दो तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका n इंटू, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3n-3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 120 से बड़ी होगी। फिर ये 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा n इंटू 3n+1। इसकी वैल्यू 120 से ज्यादा होनी चाहिए। अब एक तो तरीका ये है कि इसको पूरा क्वाड्रेटिक बनाओ, 120 को इधर लाओ और क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, फिर इनइक्वालिटी बनेगा। इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक का सॉल्व करना बता चुका हूं, फैक्टर बना के करते हैं। फिर देख लो भाई कहां कहां n की वैल्यू आ रही है। दूसरा तरीका हम ऐसे इंसेप्शन मेथड से सोच सकते हैं। तो आपको ऐसे ही सोचना है इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब टाइम सेव हो जाता है। देखो अब इसको ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक n है नंबर और n की वैल्यू बतानी है, और ये क्या हो रहा है 3n+1 हो रहा है। तो आपको एक दो वैल्यू पुट कर देखो जो 120 के आसपास जा सकती है ना, ताकि उससे आपको आइडिया। जैसे मान लो n की वैल्यू मैंने लेट सपोज 5 लिया, 5 लो, तो 5 लोगों तो क्या हो जाएगा 5, है ना। रफ में आप कर सकते हो, इसको इधर कर लो 5, और इधर क्या हो जाएगा 5 या 15 1 16, तो 16 पंचे कितना हो गया 80 हो गया। तो फिर ये काम नहीं करेगा, मुझे तो 120 से ज्यादा चाहिए। फिर 6 लो, 7 लो, चलो 7 रख के पहले देखते हैं, 6 पे तो नहीं आएगा, 7 रख के देखते हैं, आप चेक कर लेना 6 पे, है ना। तो 7 रखोगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 3 21 और 1 22, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14। अब 120 से ज्यादा आ गया, है ना। मतलब n की वैल्यू 7 रखने पे जो सम आएगा वो 154 आ रहा है। मतलब अगर इसमें मैं 7 टर्म का सम करूंगा तो क्या आंसर आएगा 154 आएगा। तो मुझे तो 120 से ज्यादा चाहिए, यानी कि हम ऐसा बोलेंगे, है ना, कि इससे हमको ये पता चला, है ना, कि n की वैल्यू या तो 7 रखो या फिर 7 से ज्यादा रखो। अब 7 से ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, जैसे ये जो है ना पॉजिटिव नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे 4 है, 10 है, 16 है, फिर 20 है, फिर 24 होगा, ऐसे चल रहे हैं, है ना। सॉरी 16 के बाद 22 होगा, फिर 28 होगा, ऐसे चल रहे हैं। तो 7 टर्म तक तो 120 से ज्यादा आ गया, तो 8वें टर्म को अगर मैं ऐड करूंगा तो पॉजिटिव नंबर है, तो और ज्यादा हो जाएगा। 9वें टर्म को ऐड करूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कम से कम आपको 7 टर्म को ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। अगर मान लो इसमें पूछा होता कि वो लिस्ट वैल्यू ऑफ n बताओ, मतलब कम से कम कितने नंबर का सम किया जाए ताकि सम 120 से ज्यादा हो जाए, तब तो आंसर होता 7, सिर्फ 7 होता। क्यों? कम से कम 7 टर्म आपको लेने हैं। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो क्या बोला कि 120 से ज्यादा हो जाए, सीधा ही बोल दिया। तो 7 टर्म का सम कर लो, या 8 का कर लो, या 9 का कर लो, या 10 का कर लो। इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लेंगे इसमें।
ठीक है, 7 से ज्यादा होगी और लास्ट टर्म जितने होंगे ना वहां तक जाएगी, कितने नंबर और टर्म से। ठीक है, चलो क्लियर हुआ बच्चों। देखो इसमें तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, है कि नहीं। लिख लो इसको फटाफट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल पर आता है। लिखो लिखो द सम, है ना, ऐसे लिखो द एसेंट डिनोट्स, है ना, द एसेंट डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, है ना। एसएन जो है एस एन है ना, पेन सही से चलता ही नहीं, एस एन है ना। एस एन बता रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का, है ना, एन टर्म का सम बता रहा है ऑफ एन एपी, किसी एपी के ही बारे में बात हो रही, ऑफ एन एपी। ठीक है बच्चों, फिर आगे बोल रहा है कि इफ एस टू एन बराबर है 3 टाइम्स ऑफ एस एन, ये गिवन है क्या, एस टू एन जो है बच्चा वो बराबर हो गया 3 टाइम्स ऑफ एस एन, देन आपको निकालना है किसकी वैल्यू, देन वी हैव टू फाइंड एस थ्री एन का रेशियो एस एन के साथ क्या होगा, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। जैसे चलो ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मान लो 5 है, दूसरा 6 है, तीसरा 7 है, चौथा 8 है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है कि एस एन जो है वो बता रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के एन टर्म्स का सम बता रहा है। एक गिवन इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट कहां से करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन से। उसने दे रखा है कि एस टू एन मतलब 2n टर्म का जो सम है वो बराबर है 3 टाइम्स n टर्म के सम के। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, S3n इज टू Sn, इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये भी होता है, शायद आप लोग जानते होइएगा, x इज टू y को हम ऐसे भी x बाई y भी बोलते हैं। मतलब आपको x इज टू y पूछ रहा है तो आप x बाई y निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली S3n इज टू Sn पूछ रहा है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, S3n बाई Sn की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर है। ठीक है, टारगेट क्या है, S3n मतलब 3n टर्म का सम को डिवाइड करो n टर्म के सम से, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये गिवन था और ये निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से, है ना। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या बच्चा पार्टी, ये है। तो मान लिया क्या कि लेट कर लिया कि इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है। जब भी मान लो ऐसा कुछ सम टाइप रिलेशन है और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं पता तो हमेशा लेट करो, उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगा। तो मान लिया लेट फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस मान लिया उसका डी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। गिवन था कि S2n बराबर है 3 टाइम्स ऑफ Sn। तो पहले तो इसी में वैल्यू पुट करते जाओ, करो। पहले इधर देखो 3 इंटू एन टर्म का सम का क्या होता है फॉर्मूला, फटाफट बताओ, n/2, है ना। क्या होता है बच्चा पार्टी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही तो फॉर्मूला होता है। ये कितने टर्म का होता है, n टर्म का। अच्छा, मैं बोलूं 10 टर्म का तो n की जगह 10 पुट कर दोगे, मैं बोलूं 12 टर्म का तो n की जगह 12 पुट करोगे। तो सिमिलरली अगर मैं पूछूं सम ऑफ 2n टर्म,
तो n की जगह कितना पुट करोगे, 2n पुट करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ 2n पुट करो तो फॉर्मूला जहां जहां इस फॉर्मूले में ना, इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां 2n आ जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा 2n/2, फिर n एक यहाँ है, बाकी जगह वही रहेगा, बाकी जगह तो कोई चेंज नहीं। यहाँ हो जाएगा 2n - 1 इंटू डी। क्लियर हुआ क्या? अरे n का अगर ये है सम तो 2n का यही होगा ना, n की जगह 2n आ जाएगा, सो सिंपल। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये n से n कैंसिल, मानते हो या नहीं? आगे बढ़ो, ये वाला 2 इधर दिख रहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो और 3 से इधर कर दो। तो 2 से पहले इधर करो मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4a हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा 2nd, फिर 2 से करोगे तो 4nd हो जाएगा, फिर ये d इधर से जाएगा तो -d, 2 से होकर ये -2d हो जाएगा, फिर इसको करोगे तो 6a हो जाएगा, 3 से कर रहा हूं, 3 से इसको करो nd और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3nd, फिर क्या आएगा -d और 3 से होगा तो -3। क्या इतना लॉजिक क्लियर है? बिल्कुल सर। कुछ नहीं, सबको एक साइड ले आओ, तो इस पूरे टर्म को इधर ले आया लेफ्ट में, तो 4nd में से है ना, ध्यान से देखो 3nd चला गया तो कितने बच गए, एक nd बच गया है ना, इसको इधर लाया। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या 6a, यहाँ है 4a, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2a, यहाँ 2d है, यहाँ -3d, तो ये जाएगा तो प्लस का d बन जाएगा, दिस इज बराबर 0। तो यहां से तुम ऐसा करो, मैं पूछूं इस दोनों टर्म को इधर ले जाओ तो nd बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस हो जाएगा और d माइनस हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन आ गया है ना, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, कैसे देख लो आगे आएगा। आपको क्या पता चला कि 2a - d की वैल्यू हो जाएगी n × d, है ना, तो इसको ध्यान में रखना है ना, हम इसको आगे यूज करेंगे, कैसे तो यहीं पर देख लो कैसे यूज करेंगे। सी बच्चा है ना, हमको क्या निकालना था, हमको तो निकालना है इसकी वैल्यू S3n/Sn की वैल्यू निकालना है ना। तो देखो S3n/Sn दोनों के फॉर्मूला लिख लो फटाफट। S3n में पहले तो Sn का लिख लो, Sn का तो आपको याद ही होता है, n/2 × 2a प्लस n - 1 × d होता है या नहीं? बिल्कुल होता है सर। तो जहां जहां n है अब क्या होगा 3n हो जाएगा, क्योंकि S3n की वैल्यू पूछ रहा था। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3n/2 है ना इंटू 2a प्लस 3n - 1 × d, यही तो आएगा, कुछ नहीं, n/2 से n/2 कैंसिल पहले तो कर दिया फट से। अच्छा जी, फिर आगे देखो, आगे बस सॉल्व करना है आपको इसको। तो आप इस 3 को अभी रहने दो, पहले तो इसी को सॉल्व करो है ना। तो ये d से मल्टीप्लाई होके -d बनेगा और इधर 3nd बनेगा कि नहीं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × इसको 3nd यहां बन गया, तो इसको लिख लिया 3nd और ये -d और 2a को एक जगह कर लिया, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2a - d, ये आ जाएगा, है कि नहीं, होल डिवाइडेड बाई, गुड, एक बच्चे का आंसर भी आ गया, होल डिवाइडेड बाई, यहां से देख लो बच्चे ये क्या है 2a है और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहां से बनेगा nd प्लस 2a - d। अब 2a - d क्यों बनाया, क्योंकि 2a - d की वैल्यू हमको पता है, यहां से देखो इक्वेशन 1 से, इस वाले इक्वेशन से देखो 2a - d की वैल्यू क्या है n × d है, तो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा देखो 3nd, इस 2a - d की जगह हमने पुट कर दिया n × d, फिर नीचे में भी क्या है nd और इस 2a - d की जगह हमने n × d पुट कर दिया बस। तो यहां से देखो 3 और 1 4 हो गया और 1 1 2 हो गया, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 × 2 कितना आंसर आ गया 6, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ क्या?
बोलो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, क्या रेशियो होगा 6:1 का, या सिर्फ 6 भी है तो काम चल जाएगा, है कि नहीं। क्लियर हुआ। चलिए तो देख लीजिए, यही है इसका सॉल्यूशन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, शायद आपने इसको एनसीईआरटी वगैरह में किया भी होगा, बट फिर भी मैं ये कराऊंगा, है ना, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं। देखो, इफ द सम ऑफ, है ना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP, है ना, 2 AP की बात हो रहा है। अगर 2 AP लिख दिया मतलब 2 अलग अलग AP है ना, 2 APs आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, है ना, 2 AP के सम का रेशियो इसने दे रखा है, ठीक है। 2 AP के सम का रेशियो आपको ये दे रखा है, ठीक है बच्चों। कितना दे रखा है मैं बता देता हूँ। आर इन द रेशियो मान लो दे रखा है 3n+8 is to, है ना, ये रेशियो है आपका 7n+15, 7n+15, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर 12 है, तो आपको क्या निकालना, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, है ना, मतलब कि अगर उनके n टर्म के सम का रेशियो दे रखा है, 2 AP के, 2 अलग अलग AP है, दोनों में n टर्म का सम निकाला, उसका जब रेशियो निकाला तो इतना आया। तो बता रहा है कि अगर उसी दोनों AP के 12 टर्म का, है ना, 12वें टर्म का रेशियो अगर लिया, मतलब पहले AP का 12वां टर्म, फिर दूसरे AP का 12वां टर्म निकाला, फिर रेशियो लेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दे देता हूं, आप लोग ट्राई करें। ये एनसीईआरटी में आता है, पल था, तो आपके बोर्ड्स में भी आया होगा 11th में। 8:7 है, या 7:16 होगा। तीसरा ऑप्शन 74:169 होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। फटाफट बताइए, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन काफी इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है, थोड़ा सा सोच लोगे फिर काम बन जाएगा अपना, है ना। क्या, देखो एक बार समझाता हूं। मान लो कि आपके पास 2 AP है, ठीक है। मान लिया कि पहले वाले AP का, है ना, मान लिया कि फर्स्ट AP का, है ना, पहले AP का मान लिया कि फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है ना। फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है पहले AP का, ठीक है। तो पहले AP का अगर फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा। मान लिया पहला AP का सम है, n टर्म का सम निकालना है, तो हमने इसको बोल दिया SN1, इसको बोल दिया SN1, मतलब पहले AP के n टर्म का सम, ठीक है। फिर दूसरे AP में, सेकेंड AP में हमने मान लिया कि पहला टर्म A2 है, दूसरा टर्म D2 है, सॉरी दूसरा टर्म कहा गया, कॉमन डिफरेंस D2 है, और दूसरे AP के n टर्म का सम हमने ले लिया SN2। तो इस दोनों का रेशियो तो अपने को पता है, वो तो गिवन बोल दिया ना, इतना है रेशियो। तो चलिए निकालते हैं पहले और इक्वेट करते हैं, वहां से अपने आप आपको दिख जाएगा। तो गिवन क्या है बच्चा, गिवन है आपका कि SN1 अपॉन SN2, है ना, इसका रेशियो उसने दे रखा है कितना है भाई, 3n+8 अपॉन 7n+15, 3n+8 अपॉन 7n+15, ये दे रखा है भाई साहब, है ना, यही दे रखा है ना। तो चलिए आप इसमें फॉर्मूला लगाइए और इक्वेट करिए। चलिए पहले AP में
n टर्म का सम क्या हो जाएगा, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म a1 प्लस n-1 इंटू d, यही होगा। दूसरे वाले, अच्छा d1 हो जाएगा। दूसरे वाले p में क्या होगा, n/2, क्योंकि इसमें भी n टर्म का सम निकालना था, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म a2 है और इसका कॉमन डिफरेंस d2 है, तो ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू उसने दे रखा है 3n+8 अपॉन 7n+15, ये दे रखा बच्चा। ऑनलाइन नाउ यहां से आपको दिख रहा है n/2 तो कैंसिल हो गया भैया, ये तो खत्म, ठीक है। तो आपके पास दिस अपॉन दिस बच गया, आपके पास दिस अपॉन दिस बच गया या नहीं बचा, तुम बोलोगे सर हाँ बच गया, है ना। अच्छा 2a होता है ना, 2a तो भूल ही गए, n/2 इंटू 2a होता है ना। चलिए जी, तो आपके पास ये आ गया, इसको मान लो, इस रिलेशन का आगे हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, है ना, आपको बताता हूं। आपको जो फाइंड आउट करना है उसको देखो एक बार। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट बारहवें टर्म का रेशियो, है ना, मतलब पहले एपी के 12वें टर्म अपॉन दूसरे एपी का 12वां टर्म, इसका रेशियो बताना था। तो एक बार लिखो इसको, फिर आपको आइडिया लगेगा करना क्या। तो जब पहला एपी का 12वां टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनएस टर्म का होता है a+n-1 इंटू डी। तो 12वां टर्म में तो क्या हो जाएगा, a+11d हो जाएगा ये ना, और फर्स्ट टर्म a1 है तो a1+11d1 हो जाएगा, है ना। पहले एपी का पहला टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है, तो इसका 12वां टर्म क्या हो जाएगा, a+11d, मतलब a क्या है, a1 है, और d क्या है, d1 है। दूसरे में क्या आ जाएगा, a2+11d2, ये आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, तुम बोलोगे सर आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी तक तो बात समझ में आ रही है। ये हमको फाइंड आउट करना था, है ना। अब जो हमारे पास रिलेशंस आया है उसमें अगर आप देखोगे तो a1 के साथ 2 मल्टीप्लाई है और d1 के साथ n-1 है। तो हमने क्या किया कि यहां से 2 कॉमन लिया ऊपर से, और नीचे से भी 2 कॉमन ले लिया, ताकि हम चाहते हैं कि a1 जनरेट हो, मेरा टारगेट यही है, और नीचे में a2 जनरेट हो, ताकि हम डायरेक्ट उसका रेशियो लिख पाए, है ना। मेरे लॉजिक समझ, मतलब देखो ये बाद में करना, तुम इक्वेशन 1 से ही पहले समझ लो, है ना, यहीं से आगे बता रहा हूँ इक्वेशन 1 से, फिर हमको ये निकालना है। हमने क्या किया, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन कॉमन लोगे तो आ जाएगा a1+n-1/2 हो जाएगा, और ये d1 के बराबर होगा। और नीचे क्या आएगा बच्चा, a2+n-1/2 इंटू d2 हो जाएगा, है ना। ये किसके इक्वल होगा, तो 3n+8 अपॉन 7n+50, इसके इक्वल होगा। अब बोलोगे हाँ सर अब ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे a1 था, यहाँ भी a1 है, यहाँ a2 था, यहाँ भी a2 है, यहाँ d1 है, यहाँ भी d1 है, यहाँ d2 है, यहाँ भी d2 है। तो अगर मैं किसी तरह ये जो रेशियो आया ना, ये वाला रेशियो जो गिवन था, इस रेशियो में बस चेंजेस क्या है कि अगर मैं d1 की जगह 11 ले लूं और d2 की जगह 11 ले लूं तो बराबर हो जाएगा। तो यानी कि मेरा टारगेट अब ये हो गया कि जो d1 का कोफिशिएंट है ना, d1 का ये कोफिशिएंट है बच्चा, और यहाँ d2 का कोफिशिएंट है, अगर ये दोनों 11 हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। फिर तो डायरेक्टली हम रेशियो बता देंगे कि 12वें टर्म का रेशियो ये आ जाएगा, है ना। तो यानी कि n-1/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। तो ये दोनों देखकर, है ना, ये रिलेशन 12वें टर्म का रेशियो और जो गिवन था, ये दोनों देखकर क्या पता चला कि d1 का जो कोफिशिएंट है वो अगर 11 में रखता हूं, यहाँ पर d1 का कोफिशिएंट क्या है, n-1/2, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि n-1/2 की वैल्यू अगर मैं 11 लूंगा तो अपना काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, पुट n-1/2 इज इक्वल्स टू 11 इन इक्वेशन 1, है ना। अब ना इसको इक्वेशन 1 ले लो, है ना, ऊपर वाले को नहीं भी लोगे तो चलेगा, है ना।
क्योंकि ये तो इक्वेशन 1 से ही आया है ना, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये आपका इक्वेशन 1। तो इसमें दोनों अगर लेफ्ट साइड में पुट करोगे तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा ना, तो करो भाई। क्या था, a1 प्लस n माइनस 1/2 की वैल्यू 11 अगर पुट करते हैं तो n की वैल्यू क्या होगा, निकाल लो भाई। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगा 11 दूना 22, 23 पुट करना पड़ेगा आपको। क्या पुट करना पड़ेगा, n की वैल्यू 23, तो कर दो भाई। तो ये तो हो जाएगा a1 प्लस 11d1, नीचे हो जाएगा a2 प्लस 11d2। लेफ्ट साइड में तो ये आएगा। राइट साइड में क्या था, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 था। तो 3n प्लस 8, तो n की जगह क्या पुट करना है, 23। फिर क्या था 7n, तो 7 इंटू 23 प्लस क्या है 11 15 है, तो यहाँ 15। तो बस इसको सॉल्व कर लो बच्चा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये तो 69 हो गया और वो 8 हो गया। नीचे में 23 में 7 से करोगे कितना आएगा, 161 प्लस 15, फाइनली आ जाएगा 77 और नीचे में हो जाएगा 176। तो ये हो जाएगा 7/16। तो 7/16 मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 7:16, यानी कि देख लो भाई बी ऑप्शन। अब देखो, अब इतना नहीं कर, अब इसके ट्रिक बता दूंगा, पहले आप ये समझाने के लिए इतना किया गया। हर बार इतना नहीं करना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो क्या करना है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, है ना, आप बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, देखो क्या था कि आपको n टर्म्स के सम का रेशियो, अब देखो ट्रिक क्या है, मतलब हम चाहते हैं कैलकुलेशन इतना नहीं करना पड़े, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत कर सकते हैं। आपको n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है, निकालना है 12वें टर्म के सम, सॉरी 12वें टर्म का रेशियो निकालना था दोनों ही। तो जिस टर्म का रेशियो निकालना है ना, है ना, जिस टर्म का, कितने टर्म का निकालना है, 12वें टर्म का, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक है, n की वैल्यू 12 हो गई, है ना, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है अगर n की वैल्यू 12 हो गई तो इसमें क्या करो आप 2n माइनस 1 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 माइनस 1 कितना आ गया 23। जो आएगा 2n माइनस 1 ना, है ना, n इज इक्वल्स टू 12 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो कितना होगा 12 का 2 गुना करो 24, 24 में से 1 माइनस कर दो तो 23। तो 23 आपको पुट कर देना है बस उस सम के रेशियो। तो हमने तो लास्टली तो वही किया था ना, इधर क्या पुट किया था, 23 ही तो पुट किया था। जैसे मान लो आपको इसी क्वेश्चन में पूछता 15वें टर्म का रेशियो बताओ, पहले एपी का और दूसरे एपी का 15वें टर्म का रेशियो बताओ, तो आप क्या करते है ना, आप ज्यादा दिमाग मत लगाते, चाहते तो ये कंसेप्चुअल मेथड ऐसे करते। ट्रिक क्या है कि 15 का 2 गुना कर दो, कितना हो गया 30, 30 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 29। आप इसमें 29 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस रेशियो में, सम वाले रेशियो में 29 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है। मतलब मान लो कि आपसे पूछता 7वें टर्म का रेशियो बताओ, अगर सम का रेशियो इतना है तो आप क्या करते हैं, 7 दूना 14 माइनस 1 13, 13 आप पुट कर देते हैं सम के रेशियो में। सम के रेशियो में कितना पुट कर देते हैं 13। क्लियर हुआ क्या, है ना, क्लियर हुआ क्या, बोलो, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। तो ये ट्रिक है जो कि आपको यूज करना है, इससे टाइम सेव होगा। क्या कि अगर सम का रेशियो पता है ना, सम का रेशियो पता है और टर्म्स का रेशियो निकालना, तो जो टर्म निकालना, मान लो nth टर्म का रेशियो निकालना, तो 2n माइनस 1 उसमें पुट कर देना। क्लियर हुआ क्या चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है बच्चा रिगार्डिंग एपी, तो वो आपको ध्यान में रखना, लिख लो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर एन एपी। एक एपी के लिए बात हो रही है ना, किसके लिए, एपी के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 1, सबसे पहला रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, इसमें समझते हुए हम सारी चीजें देखेंगे, है ना, आप बिल्कुल मत घबराएं, हर एक चीज को समझते हुए करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको
ऐसे ही कुछ बता देंगे, सिर्फ याद रखना नहीं है ना। चलिए, सबसे पहला रिजल्ट तो यही है कि मान लो आपको 3 नंबर दे दिया एपी में, मान लो 3 नंबर दे दिया और पूछे कि बताओ ये एपी में है या नहीं, चेक करना है। जैसे मैंने बोल दिया है ना कि ए बी सी आपके पास 3 नंबर है, और बोल दे कि बताओ ये 3 नंबर एपी में है या नहीं, तो आपको क्या करना है। देखो 3 नंबर एपी में कब होगा, पूछो। अरे 3 नंबर एपी में कब होगा, तो आप बोलोगे सर उस तीनों में से पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालो, अगर कांस्टेंट आ रहा है मतलब बराबर आ रहा है तो एपी में होगा। मतलब आप क्या बोलोगे कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है ना, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है बच्चा पार्टी, तो आप क्या बोलोगे कि सर बी में से ए को माइनस करो, जो ये वैल्यू आएगी वही वैल्यू सी में से बी को माइनस करने पे आएगी, मैं बोला आएगी। अब क्या करो, बी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, 2b बराबर a प्लस सी मिल रहा है। तो बस इसको याद रखना है क्या, कि कोई भी 3 नंबर बोल देना कि एपी में, तो आपको तुरंत समझ आना है कि बीच वाले नंबर का 2 गुना लास्ट वाले दोनों नंबर के सम के बराबर होता है। जैसे मैं बोला कि एल एम एन एपी में, तो इसका मतलब क्या होगा, बीच वाले नंबर का 2 गुना लास्ट वाले दोनों नंबर के, जो लास्ट नहीं इंड पॉइंट में जो नंबर है उसके सम के बराबर। समझ में आ गया, बोलो। अब इसका यूज होगा क्वेश्चंस में, है ना। तो चलो पहले क्वेश्चन इसी रिजल्ट पे देख लेते हैं, क्या बोलते हो, कर ले क्वेश्चन, है ना, ताकि आपको ये अप्लाई करना भी आ जाए। मानते हो या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे इसी रिजल्ट्स, है ना, रिजल्ट्स 1 है, रिजल्ट 1 पर ही हमने एक प्रॉब्लम लिख लिया। पहले रिजल्ट समझ में आया सभी को ना, कोई दिक्कत है तो बच्चा पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला है ना, इसमें लॉग का भी थोड़ा यूज लेते हैं। जैसे आपको बोला कि इफ लॉग 2 है ना, log 2 to the base 3 कॉमा log 2 की पावर x माइनस 5 टू द बेस 3, इससे आपका लॉगरिथम भी रिकॉल होगा, एंड log 2 की पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3 आर इन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, सीधा लिखो फाइंड x, तो आपको x बताना है क्या होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया। देखो ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, और ये एक तीसरा टर्म। इसने बोल दिया कि ये तीनों टर्म एपी में है, तो x की वैल्यू बताओ। तो अभी आपको सिखाया हूं, बस यूज कर लो इसका भाई। क्या सिखाया कि अगर एबीसी एपी में है तो बीच वाले टर्म का 2 गुना दोनों जो इंड पॉइंट पर टर्म है उसके सम के बराबर होगा। तो बस ये कर लो, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन होगा, उसको कर लेना है। कैलकुलेशन तो आएगा ही नहीं भाई, कैलकुलेशन तो आएगा ही बच्चे, मानते हो या नहीं। ट्राई करो। चलिए मैं ही कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, बीच वाला टर्म क्या है ये, तो इसका 2 गुना कर लेते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ, बीच वाला टर्म है आपका ऑफ 2 की पावर x, है ना, देख लो यहाँ 2 की पावर x माइनस 5, है ना, 2 की पावर x माइनस 5। अच्छा तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं एकदम, है ना, इजी इजी क्वेश्चन दूंगा, तो फिर गलत सोच रहे हो, है ना। मेरा वो आदत ही नहीं है, इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में करा चुका हूँ, है ना। अब हमको थोड़ा सा देखो, जितना हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना, उतना अच्छे पोजीशन पर हम रहेंगे, ये सही बात है।
तो बीच वाले टर्म का 2 गुना। देखो कंसेप्ट तो इजी है। अब इससे क्या होगा, अगर आपको लॉग नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए लॉग मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ सारी चीजें लॉग के बारे में, तो वो भी आपका चेक हो जाएगा कि आप सच में लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह आपको याद है या नहीं। तो ये दोनों टर्म के सम के बराबर हो जाएगा। ये दोनों टर्म क्या है, दिस टर्म प्लस दिस टर्म, लास्ट वाला। एक तो है log 2 बेस 3, एक है 2 की पावर x माइनस 7/2, क्या है log 2 की पावर x माइनस 7/2, इसका भी बेस 3 है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब कुछ नहीं है, यहां तक एपी था। अब क्या है, ये लॉग का क्वेश्चन हो गया। एपी बस इतना ही था कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट से हमने ये पता कर लिया कि जो बीच वाला का 2 गुना होगा वो दोनों लास्ट वाले के सम के बराबर होगा। इतना तो हमने पता कर लिया भाई साहब। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो दिख ही रहा है, इधर x वेरिएबल इधर भी है, तो मतलब वैल्यू निकलेगा कुछ ना कुछ। देखते हैं क्या आता है ना। दूसरा चीज कि अब ये लॉग का क्वेश्चन होगा तो लॉग की तरह सोचना शुरू करो। सबसे पहला देखो, ये बेस सेम है और बीच में प्लस है, तो जैसे देखा log a प्लस log b, ये हो गया log a और ये हो गया log b। तो log a प्लस log b को हम लोग क्या लिखते हैं, याद आ रहा है, a इंटू बी लिखते हैं अगर बेस सेम है तो। यहां भी तो वही है, यानी कि ये जो राइट साइड वाला है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log टू द बेस 3। फिर क्या होगा, ये a है और ये b है। अरे ये प्रॉपर्टीज याद है ना यार, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, है ना। तो मैं इतना आपको पहले ही बोल चुका हूँ, सारे फॉर्मूले का एक नोट बनाओ और सारे फॉर्मूले को एक साथ रखो हैंडबुक के टाइप में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2, यही हो जाएगा। अरे हुआ ना, log a इंटू बी। अब यहाँ पर ये 2 है तो आपको ये भी प्रॉपर्टीज पता है कि अगर मैं 2 को ले जाऊंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंदर ले जाऊंगा। कौन सी प्रॉपर्टीज याद दिला देता हूं, मैंने बोला था log x की पावर अगर m है तो इसको आप m इंटू log x लिखते हो। तो m को अगर अंदर ले जाएंगे तो x की पावर m हो जाएगा। तो वही किया, इस 2 को अंदर ले गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, log 2 की पावर x माइनस 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बेस 3 हो गया। फिर देखो दोनों साइड log का बेस अगर सेम है तो आर्गुमेंट को भी सेम होना पड़ता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना। ये वाला कि log a बराबर अगर log b है और a b डिफाइंड है और बेस सेम है, मान लो यहाँ e बेस है यहाँ e बेस है, तो a को b के बराबर होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा टर्म जो यहाँ लिखा है ये इसके इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेस सेम है ना, क्या है बेस सेम। क्लियर हुआ। तो यहां से क्या पता चला बच्चा पार्टी कि इसका जो होल स्क्वायर है ना, किसका 2 की पावर x माइनस 5 का जो होल स्क्वायर है वो इसके बराबर होगा। तो इसके बराबर होगा तो ऐसा करते हैं, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या होगा 2 इंटू 2 की पावर x होगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, तुम समझ सकते हो। इसमें 3 कंसेप्ट यूज हो रहा है। कैसे, देखो पहला कि हमने एपी का कंसेप्ट लगाया तो ये टर्म लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन इसको मार्क करके रिवीजन में रख सकते हो। तो ये आया, फिर लॉग बन गया तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर कर यहां तक पहुंच गया। अब यहां के बाद अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब एक नया कंसेप्ट क्वाड्रेटिक भी आपको आना चाहिए यार। इस टाइप के क्वाड्रेटिक मैं आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूं, है ना। अगर जो बच्चे क्वाड्रेटिक का चैप्टर देखे सही से अटेंड किए तो उनको याद होगा कि जब भी 3 की पावर x 2 की पावर x इस टाइप की चीज देखो तो उसको t मान लो। मैंने बोला था क्वाड्रेटिक अगर है तो हमने वही किया, हमने मान लिया कि t बराबर है 2 की पावर x। उससे क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो चलिए 2 की पावर x को t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा t माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बच्चे, t माइनस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी, क्योंकि 2 की पावर x को हमने t माना है माइनस 7। अच्छा, मानते समय फिर मैंने वहां भी एक चीज बोला था कि अगर आपने लेट किया है कुछ तो उसके अकॉर्डिंग t को डिफाइन कर लो। 2 की पावर x है तो ये t हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब t की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो अगर कैलकुलेशन में अगर t की वैल्यू 0 से छोटी आ रही तो उसको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा चीज
कि ये इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करा के भी, मान लो कि पॉजिटिव ही आए लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको भी रिजेक्ट करना है। तो पहले तो सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या होगा फटाफट करो। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 टी प्लस 25, इस दोनों को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा -2t प्लस 7 बराबर 0। मतलब टी स्क्वायर 10 और 2 12 हो गया भैया, और 25 और 7 32 हो गया। तो क्या आ जाएगा फाइनली टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 बराबर 0। इसका फैक्टर, हाँ 8 चौक 32, तो फैक्टर बन गया t माइनस 4 t माइनस 8। ये किसके बराबर आ गया 0 के। तो चलो यहां से देखो t की दो वैल्यू आ गई, एक तो 4 भी आ गई और दूसरा 8 भी आ गई। ध्यान से देखते रहो, t की दो वैल्यू आ गई है ना। चलिए अब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्सेप्टेबल है। टी पर तो बस एक ही कंडीशन था, क्या कंडीशन था बच्चा पार्टी की 0 से बड़ा होना चाहिए। तो टी की वैल्यू 4 भी रख सकते हैं, टी की वैल्यू 8 भी रख सकते हैं, तो दोनों होगा है ना। तो जब टी की वैल्यू 4, मुझे तो x चाहिए ना, तो x निकालना पड़ेगा पहले। तो जब टी की वैल्यू आपने 4 लिया, टी क्या था 2 की पावर x था, 2 की पावर x क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। 4 को क्या लिख लोगे 2 का स्क्वायर, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी सॉल्यूशन नहीं होगा, अभी चेक करना पड़ेगा आपको। फिर दूसरे सिचुएशन में क्या है, टी की वैल्यू 8 है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 की पावर x 8 होगा। 8 को लिख लिए 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अच्छा अब हमको ये देखना है क्या ये दोनों सॉल्यूशन है या नहीं। तो मुझे ये दोनों x को सेटिस्फाई कराकर देखना पड़ेगा ओरिजिनल क्वेश्चन है ना। जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन क्या लॉग वाले में करो यहां पर, कि जैसे मान लो अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं, x की दो वैल्यू आई, एक तो 2 आई दूसरा 3 आई, दोनों चेक करो क्योंकि लॉग है ना, लॉग डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू आपने 2 रखा तो ये क्या आ गया 4, 4 में से 5 जाएगा तो -1 आ गया। अच्छा जी गड़बड़ हो गया है ना, नेगेटिव नहीं ले सकते ना। अरे आर्गुमेंट में नेगेटिव ले सकते हैं क्या, नहीं। तो जो बच्चा 2 आंसर करेगा उसका गलती हो जाएगा, पहले बता रहा हूं क्यों, क्योंकि 4 - 5 यहां -1 हो गया। ये आर्गुमेंट नेगेटिव होता ही नहीं, याद आ रहा है आपको। देखो log a टू द बेस b डिफाइन तभी होता है a पॉजिटिव b पॉजिटिव और b नॉट इक्वल टू 1, पॉजिटिव होना चाहिए आर्गुमेंट। तो इसीलिए 2 जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा। 3 पुट करके देखो, हो सकता है 3 भी रिजेक्ट हो गया तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन। चेक करते हैं, तो ये 8 हो गया, 8 में से 5 जाएगा तो 3, हाँ इसको तो कर रहा है, इसको भी चेक करो। ये 8 हो गया, 8 में से 7/2 जाएगा, 7/2 मतलब 3.5, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि हम क्या बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 2, ये आपका हो गया रिजेक्ट और फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 3। देखा इंटरेस्टिंग है ना। तो कितने सारे कंसेप्ट इसमें हमने सीखे, ऐसे क्वेश्चन हमको करने चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि हम एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारा चीज को कवर अप कर सके। डन, बोलो जी, आगे बढ़ते हैं है ना जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो रिजल्ट 1 हो गया, रिजल्ट 2 देख लो भाई। रिजल्ट 2 में आपको लिखना है, रिजल्ट 1 में क्या समझा कि कोई भी 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाले का 2 गुना बाकी 2 के सम के बराबर होता है, ये बस ध्यान करें। दूसरा रिजल्ट ये है कि मान लो आपके पास ये एपी है, ए आपके पास एपी है ए, मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d है ना, ऐसे चलता जा रहा है। ये एक एपी है। तो इस एपी में आप कोई भी कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट मतलब कोई भी रियल नंबर ऐड करो है ना, जो एपी बनेगा उसका भी, जैसे इस एपी, ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो तुम बोलोगे सर डी है। अरे डी है ना, ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। तो मान लो मैंने इसमें कोई कांस्टेंट के ऐड कर दिया हर एक टर्म में है ना, इफ इतना है
देन मैंने हर एक टर्म में एक कांस्टेंट टर्म के ऐड कर दिया, एक में नहीं हर एक में करना होगा, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस डी प्लस के, ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d प्लस के, यही हो जाएगा। तो k ऐड करने के बाद जो कॉमन जो ap बनेगा, पहले तो ये समझो कि आप ऐड करोगे किसी ap के हर एक टर्म में कोई भी कांस्टेंट ऐड करोगे तो जो सीक्वेंस बनेगा वो भी ap रहेगा और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। बोलोगे सर ये क्या बता दिया आपने, थोड़ा समझाओ थोड़ा समझाओ। तो देखो जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास कोई एपी है, कोई भी एपी ले लो, मान लो लिया 2 4 6 8 10, है ना, समझ ही गया। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ। अब तुम कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो, मैं इस एपी के हर एक टर्म में ऐड करूंगा। मान लो एक बच्चा ने बोल दिया, जैसे तुम लोग तो बोलते नहीं हो, मैं खुद ही बोल लेता हूं, मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, लेट सपोज, प्लस माइनस कोई भी ऐड कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर कुछ नहीं, मैंने 3 ऐड कर दिया। तो 3 ऐड करोगे तो पहला टर्म क्या बन जाएगा, बोलो भाई 5 बन जाएगा। दूसरा टर्म क्या बनेगा 7 बन जाएगा। तीसरा टर्म क्या बनेगा 9, ये क्या बन जाएगा 11, ये क्या बन जाएगा 12, सॉरी 10 बनेगा, सॉरी 3 ऐड कर रहे हैं ना, हाँ सही था, ये 11 बनेगा और ये 13 बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो, जो 3 ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस बना है वो ये बना। अब मैं पूछूं ये जो सीक्वेंस है 5 7 9 11 13 ये क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये भी एपी ही है। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है और सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो एपी ही हुआ। और इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस जो पहले एपी था ना वही आया, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 था तो इसका भी 2 ही आया। मतलब इन शॉर्ट ये समझो कि आपको दुनिया में कोई भी एपी दे दिया जाए, ठीक है, और बोला कि उस एपी में मैंने कोई रियल नंबर ऐड कर दिया, कोई भी कांस्टेंट, तो बताओ जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी होगा या नहीं, तो पहला आंसर होगा, कोई भी नंबर ऐड करो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। दूसरा आंसर क्या उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो रहेगा, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल से यहाँ पे कर भी दिया। तुम ऐसे भी प्रूव कर सकते थे कि यहां से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो के तो कैंसिल ही हो जाएगा, डी बचेगा। फिर जब यहां से इसको माइनस करूंगा तो ये के कैंसिल हो, मतलब कांस्टेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस दिखने में वो दूसरा एपी हो गया, कॉमन डिफरेंस तो अभी भी वही है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन, ये तो पहला पॉइंट था इसी रिजल्ट का। अब एक बच्चा बोलता है सर मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हो गया एडिशन की बात। अगर मान लो कि आपने के मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, इसमें चलो ए में के से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ए इंटू के, इसमें मल्टीप्लाई करो भाई तो ये हो जाएगा ए इंटू के और डी इंटू के, या के डी बोलो जो भी बोलो, इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा ए इंटू के और 2kd हो जाएगा, समझ रहे हो, ये चलता जाएगा। तो अब फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कि जो सीक्वेंस बना क्या वो एपी होगा, तो चेक करना पड़ेगा भाई आपको, है ना, यहां पर आपको चेक करना होगा। तो चेक कैसे करते, आप क्या करोगे कि सर इस टर्म में से इसको माइनस करके देखोगे, करो तो एक से एक केडी आ जाएगा, तो जब इस दोनों को माइनस किया तो क्या आया केडी आया। फिर जब इस दोनों को माइनस किया इसमें से इसको, तो एक से एक तो कैंसिल हो गया, ये एक और 2kd में से kd जाएगा तो फिर से kd ही आ गया, इस दोनों का भी डिफरेंस kd हो गया, इस दोनों का भी डिफरेंस kd, तो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है मतलब एपी ही होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने से भी एपी ही रहेगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या सेम हुआ, नहीं, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस डी था, अब दूसरे वाले का जो के से मल्टीप्लाई होने के बाद जो एपी बना उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बच्चा पार्टी, केडी हो गया, मतलब के टाइम्स बढ़ जाएगा उसका, के से मल्टीप्लाई किए तो कॉमन डिफरेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा के डी। जैसे देखो इसी एग्जांपल में आप देख सकते हो ये एपी है, अगर आपने 3 ऐड किया
तो एपी बना, कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, 2 ही था। अब आप क्या करो, इसमें सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करो। चलो तो करके देखो, है ना। इस आपके पास है 2 4 है ना, 6 8 ऐसे था एपी। इसमें सब में 3 से मल्टीप्लाई करो, करो। पहला टर्म में करोगे 6 हो जाएगा, दूसरे में करोगे तो 4 तिहाई 12, इसमें करो, कितने से कर रहे हैं, 3 से, पता है ना। हाँ, सभी टर्म में करना होगा, एक चीज ध्यान दे, एक दो टर्म में करने से नहीं होगा। 6 3 18, 8 3 24 ऐसे होगा। तो ये तो एपी था, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस 2 था भैया। ये भी एपी ही है, चेक कर लो। 12 में से 6 जाएगा तो 6, 18 में से 12 जाएगा तो 6, 24 में से 18 जाएगा तो 6। ये भी एपी ही है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जो पहले कॉमन डिफरेंस 2 था, वो अब 2 इंटू 3 क्यों हुआ, क्योंकि हमने हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया था। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो कुछ नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस देख लो, और उसके कॉमन डिफरेंस में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। दूसरा एपी लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो बताओ उस एपी का कॉमन डिफरेंस जब 5 वाले कॉमन डिफरेंस में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एपी बनेगा, और कॉमन डिफरेंस भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात। मतलब 6 पंचे 30 हो जाएगा, जैसे यहां था 2 था तो 6 हो गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट इन दोनों से क्या समझा कि किसी भी एपी में आप कोई भी नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड सब्ट्रैक्ट एक ही चीज होता है ना, या फिर मल्टीप्लाई करो, है ना। ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी रहेगा। पहला चीज तो ये ध्यान में रखा। दूसरा चीज, ऐड करने पे कॉमन डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे बच्चा पार्टी कॉमन डिफरेंस उतने टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा जितने टाइम से आप टर्म्स को मल्टीप्लाई किए। अगर 2 के टाइम से किए तो के टाइम्स कॉमन डिफरेंस बढ़ जाएगा, बस। तो ये था ये रिजल्ट। क्लियर हुआ या नहीं, फटाफट बोलिए, फटाफट। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं रिजल्ट नंबर 3 की तरफ, है ना। अब जैसे मान लो 2 एपी आपको दे दिया जाए, 2 एपी का मतलब मान लो एक एपी है ए, 2 अलग अलग एपी है, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, है ना, ऐसे दे रखा बच्चा पार्टी। ये एक एपी है, दिख ही रहा। एक दूसरा एपी ले लो, मान लो कैपिटल ए है उसका फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस उसका कैपिटल डी है, ताकि दूसरा एपी लगे ऐसे। ये दूसरा एपी। अब ध्यान से देखो, जो मेरे वर्ड पे ध्यान देना, ये 2 एपी आपके पास है। अब मैं बोला कि इस दोनों एपी के कोरोस्पोंडिंग टर्म्स को ऐड कर दो, करो ऐड। मतलब कोरोस्पोंडिंग टर्म्स को ऐड करने का मतलब हुआ कि पहला टर्म पहले वाले से ऐड होगा, दूसरा टर्म दूसरे वाले से ऐड होगा, तीसरा टर्म तीसरे। ये होता है कोरोस्पोंडिंग टर्म। कोरोस्पोंडिंग मतलब बराबर वाले टर्म, है ना। पहला वाले पहले से ऐड करो भाई, चलो ऐड करो, फटाफट ऐड करो। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा। ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा उस पर कमेंट करना है। फिर इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, करो भाई, ए प्लस ए, ये तो रहेगा ही, और साथ में एक हो जाएगा डी प्लस बी, यही होगा। फिर इधर आ जाओ, इधर भी होगा ए प्लस ए, और साथ में होगा 2 टाइम्स डी प्लस बी। तो ये जो सीक्वेंस बना वो सीक्वेंस क्या एपी है, पहला क्वेश्चन तो ये बताओ भाई। ये जो सीक्वेंस बना ऐड करने के बाद दोनों एपी के कोरोस्पोंडिंग टर्म, 2 एपी था, दोनों एपी के कोरोस्पोंडिंग टर्म्स को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस बना क्या वो एपी है, पहला क्वेश्चन तो है। कैसे पता चला, तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, सेम ही आएगा। कितना आएगा वो भी दिखा देता हूं, चलो माइनस करते हैं। तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस किया, तो a प्लस ए से तो कैंसिल हो गया, बच क्या जाएगा, जब आप इस दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, d प्लस डी, मतलब स्मॉल डी और कैपिटल डी। ठीक है,
फिर जब आप इस दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, a प्लस ए से a प्लस ए कैंसिल होगा, है ना, इसमें से पूरे में से इसको माइनस करना है। यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स d प्लस डी है, और यहाँ पे क्या है, एक ही टाइम्स d प्लस डी है। तो 2 टाइम में से एक टाइम चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही टाइम्स बचेगा, मतलब 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा। तो यहाँ भी d प्लस डी, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पता चला कि ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, मतलब एपी है, पहला चीज तो ये कि ये भी एपी ही होगा, है ना। दूसरा चीज कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आया, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस आया स्मॉल डी प्लस डी। अच्छा जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले एपी का कॉमन डिफरेंस था स्मॉल डी, दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस था कैपिटल डी, तो ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस बना वो एपी तो बना और साथ में कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो गया, मानते हो या नहीं। अरे इसका डी था, इसका डी था, कैपिटल डी, तो दोनों का ऐड हो गया ना। मान लो कि अगर इसका कॉमन डिफरेंस 2 होता, इसका कॉमन डिफरेंस 3 होता, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, एक दूसरा एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो मैंने बोला कि दोनों एपी को ऐड कर दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो जो सीक्वेंस बनेगा तो एपी बनेगा, इतना तो पता चल गया। अगर मैं पूछूं उसका कॉमन डिफरेंस बताओ जो ऐड करने के बाद सीक्वेंस बना है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखो पहले एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, दूसरे का 3 है, तो पक्का उसका 5 होगा। 2 प्लस 3 कितना होगा बच्चे, 5 होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? तो आया तो बस ये हो गया रिजल्ट नंबर 3। चलिए एक और है, इंपॉर्टेंट है ना, कि मान लो कभी कभी आपको रिजल्ट नंबर 4 होगा, है ना, जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे जरूरत पड़ते हैं, आपको लेट करना होता है एपी के टर्म्स, है ना। तो कभी भी एपी के टर्म्स, मतलब कि एडिशंस की बात हो रही है और एपी के टर्म्स लेट करना है ना, जैसे आपको 3 नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स लेने, या 4 नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे बोल दिया कि 3 नंबर और टर्म्स एपी में है ना, ऐसे बोल दिया, तो वो 3 नंबर क्या लेंगे, ऐसे ए बी सी मुंह उठाकर नहीं ले लेंगे, बोल देंगे कि ए बी सी एपी में। या फिर एक बच्चा बोलता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे भी नहीं लेंगे, है ना। उसके पीछे रीजन बताऊंगा जब क्वेश्चन होगा तब, ठीक है। जब भी आपको ऑड नंबर और टर्म्स लेट करना है ना, लिख लो, इफ, इसमें 2 पार्ट है, if odd number of terms, if odd number of terms are to be taken, मान लो लेना है या मानना है, are to be taken in AP, then, तो उस सिनारियो में हम क्या करते हैं, then take them symmetrically around this, then take them symmetrically। अब इसका मतलब भी समझाऊंगा, सिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिकली अराउंड, किसके अराउंड लेना है ये भी समझ लो, तो वो लेना है आपको a माइनस डी, ए और a प्लस डी, है ना, इस 3 के अराउंड आपको सिमेट्रिक रखना है। मतलब क्या, अभी समझना, जैसे मान लो कि आपको बोला जाए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेट करना है, मान लो आपको 3 टर्म्स लेट करना है, लेट सपोज 3 टर्म्स आपको लेट करना है, तो वो 3 टर्म्स एपी में अगर लेना है तो क्या क्या लोगे, तो इसके सिमेट्रिक हमेशा रखना है, तो खुद ही 3 टर्म है तो यही हो जाएगा, ए माइनस डी लेना है पहला टर्म, दूसरा ए लेना है और तीसरा ए प्लस डी लेना है ना। आप देख सकते हो ये एक एपी है क्या, तो है, क्यों, कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है ना, इसका कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, मतलब 2 टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये एपी है। तो कभी भी 3 नंबर अगर आपको लेट करना है या मानना है, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाए, तो आपको ऐसे ही मानना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा बोलता है सर 5 मानना है, मान लो 5 टर्म्स हमको लेने हैं, तो इसे नहीं आते हैं बट फिर भी सीख लो, 5 टर्म लेने, तो मैंने क्या बोला, आपको सिमेट्रिकली लेना है, किसके अराउंड, इसी के अराउंड, मतलब ये 3 टर्म तो लेना ही है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी।
अब चौथा और पांचवा टर्म कैसे डिसाइड होगा, तो एक टर्म को आगे रखना है तो दूसरे टर्म को पीछे रखना है, ये ध्यान देना, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकली। ऐसा नहीं कि दोनों टर्म आगे ले लेंगे, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत कमबकस हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, सिमेट्रिकली रखने का मतलब ये 3 नंबर बीच में हो जाएगा, चौथा को इधर रखो, पांचवा को इधर, ऐसे 5 टर्म आपको मान लेना है। मतलब क्या, अभी समझा कि चौथा टर्म क्या, मतलब चौथा नहीं बोलेंगे, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस डी है तो इसके बाद वाला a प्लस 2d होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, तो इससे पहले वाला टर्म a माइनस 2d होगा। यानी कि अगर आपको 5 टर्म लेट करना है बच्चा पार्टी, तो वो 5 टर्म क्या होगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d। अब इसका यूज कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे, है ना, बट पहले आप कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो बेसिकली ऐसे क्यों लेते हैं, अगर दिमाग में ये आ रहा डाउट तो ऐसे समझो कि मान लो अगर उसका सम दे रखा है 3 टर्म का, तो अगर आप इस तीनों को सम करोगे ना तो वेरिएबल एक ही बचेगा, क्यों, क्योंकि d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a आ जाएगा, 3a आ गया तो a की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, a की वैल्यू आ गई तो d आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लेट करोगे रैंडमली, तो इसको ऐड करो ऐड, तो a 3a, d और d 2d 3d, d कैंसिल ही नहीं हुआ, जबकि यहाँ कैंसिल हो जाएगा, देखो ना, d और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह पांचवें टर्म में भी देखो, ये 2d इससे कैंसिल होगा, ये d इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ a बचेगा। तो इसका एक बेनिफिट हो जाता है ना, ऐसे लेट करने से। तो ऑड में तो ऐसे करना है, इवन में कैसे करना, मान लो आपको 4 नंबर लेट करना है, दूसरा पॉइंट कि इफ इवन नंबर की बात हो, इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको लेट करना है, लिख लेना, मैं 4 के लिए बता देता हूं। तो आपको किसके सिमेट्रिक रखना है, तो आपको 2 नंबर के अराउंड सिमेट्रिक, जैसे वहां 3 नंबर का था, इस तीनों के अराउंड सिमेट्रिक रखना था। लेकिन इवन वाले में इतना नहीं करना है ना, इवन वाले में आपको क्या करना है, बस 2 नंबर लेना है, a माइनस डी और a प्लस डी, है ना, इस दोनों के अराउंड आपको सिमेट्रिक रखना है, मतलब ये 2 नंबर तो लेना ही है। फिर सिमेट्रिक बोल दिया तो सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि तीसरा एक नंबर इधर रखो और एक नंबर पीछे रखो, तभी सिमेट्रिक, मतलब ये हमेशा बीच में रहना चाहिए। 4 नंबर लेना था तो ये दोनों तो बीच में होगा, बीच में होने का मतलब एक इधर रखना होगा, एक इधर रखना होगा, तभी 4 नंबर पूरे होंगे। तो अगर आपको 4 नंबर लेट करना है बच्चा, तो ऐसे ही लेट करेंगे। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि a प्लस डी के बाद जो नंबर आएगा और a माइनस डी से पहले जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना कि इसके अराउंड सिमेट्रिक रखना था, एक नंबर यहां आएगा और एक नंबर यहां आएगा, वो दोनों नंबर क्या होगा, 4 नंबर लेट करने हैं। तो आपको ये देखना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे इसको डी ले लेते हैं, नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करो, a प्लस डी में से a माइनस डी जाएगा, कितना होगा, a से a कैंसिल, d और d 2d है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चा पार्टी, 2d है। तो इवन वाले में कॉमन डिफरेंस 2d रखना है, जबकि ऑड वाले में d रखना, ये ध्यान रखना। तो a माइनस डी, a प्लस 2d, तो 2d कॉमन डिफरेंस, इसमें 2d ऐड कर दो, इसमें 2d ऐड किया तो ये आया, फिर 2d ऐड कर दो तो ये आ जाएगा a प्लस 3d, समझ में आएगा, बिल्कुल। और इससे पहले वाला क्या होगा, तो इसमें से 2d माइनस कर दो तो a माइनस 3d आ जाएगा। अब खुद चेक कर सकते हो, जब आप ऐड करोगे तो d से d कैंसिल, 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है ना, इस टाइप से अगर लेट करना है। अब बोलोगे सर बेनिफिट क्या है, देखो, है ना, आप 5 मिनट 7 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा लेक्चर, इसलिए लेक्चर मत छोड़ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो आपको बिल्कुल वो लग रहा होगा सर पता नहीं क्या सब बता दिए, इसका यूज कैसे करेंगे, तो लिखेंगे। चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा बच्चा कि द सम ऑफ 3 नंबर्स, है ना, द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, एक एपी में 3 नंबर का सम उसने दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 27 दे रखा है। उसने बोला कि 3 नंबर है और उस 3 नंबर का सम
जो है 27 है, 27 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, है ना, लिखो एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, है ना, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर कितना है भाई, इज 280 293 ठीक है। फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर बताना है कि वो 3 नंबर क्या होगा जो एपी में तो है, फाइंड द नंबर्स, लेकिन उस तीनों नंबर का सम 27 होना चाहिए और उसके स्क्वायर का सम 293 होना चाहिए, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को जो अभी जो हमने रिजल्ट्स पढ़ा है उसके हेल्प से कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी के हेल्प से करेंगे, देखेंगे कैसे। आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करने वाले। 3 नंबर बोला, एपी में बोला, जैसे ही 3 नंबर बोला तो दिमाग में ये तीनों आ जाना चाहिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, है ना। तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम इस 3 नंबर लेट कर लिया, लेट कि वो 3 नंबर है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अभी इसका बेनिफिट समझ में आएगा आपको। उसने बोला था सम गिवन है तो सम कर दो, तीनों का सम कर दिया, ठीक है। सम कितना आ गया 27। सॉल्व करेंगे, डी से डी कैंसल, 3a की वैल्यू 27 आ गई, बात को समझे कि नहीं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 9 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, है ना। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया, गुड, a की वैल्यू 9 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे ये जो दूसरा वाला टर्म था वो तो पता हो गया ना, ये a है, यही तो a है, ये तो पता ही हो गया, a आपको 9 है ना। अच्छा, ये दूसरा वाला भी पता चल गया आपको कि ये 9 ही है, अच्छा ठीक है। अब ये वाला पता हो गया तो दूसरा रिलेशन यूज कर हम डी निकाल लेते हैं। दूसरा रिलेशन उसने क्या बोला, क्योंकि देखो हमको नंबर्स कब पता चलेंगे, जब हमको ए और डी दोनों पता है, ए पता है तो सिर्फ बीच वाला पता चला, है ना, और डी पता होगा तो ये भी पता हो जाएगा, ये भी पता हो जाएगा। तो डी पता करने के लिए दूसरा रिलेशन यूज कर ले। तो उसने क्या बोला कि 3 नंबर का सम तो 27 है, लेकिन उसके स्क्वायर का सम 293, उसके स्क्वायर का सम कितना है बच्चे, 293, है ना। तो उसके स्क्वायर का सम कर लो, नाउ स्क्वायर करो तो पहले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा a माइनस डी, दूसरे का a स्क्वायर, तीसरे का क्या हो जाएगा a प्लस डी, है ना। इसके स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 293, कितना आना चाहिए, 293। चलिए तो देखते हैं, सॉल्व करो भाई क्या होगा। तो a की वैल्यू तो आपको पता ही है, चाहो तो a पुट भी कर सकते हो, नहीं तो देखो इसको सॉल्व करना ज्यादा टफ नहीं है। देखो यहाँ से a स्क्वायर है ना, देखो कहाँ कहाँ a स्क्वायर बन सकता है उसको लिख लो भाई, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ a स्क्वायर आएगा, एक a स्क्वायर आएगा, तो कितने हो गए 3a स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए आपका, मानते हो ना। तो यहाँ से देखो डी स्क्वायर यहाँ से आएगा और डी स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो कितने हो गए 2d स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहां से बनेगा -2ad, यहां से बनेगा +2ad, तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ दिया। इसकी वैल्यू है 293। अब a की वैल्यू तो पता है 9, पुट कर दो, है ना। a की वैल्यू तो आपको पता है ना 9, तो पुट कर दो, क्या आ जाएगा 3 × 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293। तो सॉल्व किया भाई तो क्या आ गया, 2d स्क्वायर बराबर 293 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 3 जा क्या होता है 243, माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 50। 2d स्क्वायर बराबर 50 हो गया, तो d स्क्वायर बराबर कितने हो गए 25 हो गए, तो d बराबर कितने हो गए ±5 हो गए। रुको, 2 वैल्यू आ गई, ध्यान से समझो, d बराबर क्या आ गया +-5। बात को समझा या नहीं समझा, बोलिए।
तो आप +5 लो या -5 लो, अपने को तो ये थोड़ी पूछा है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बताओ। अपने से तो बस इतना पूछा है कि वो 3 नंबर बता दो। तो 3 नंबर हम कैसे भी बता सकते हैं। तो दोनों के तरफ से देखेंगे, है ना। तो यहां से देखो कि जब आप डी की वैल्यू, है ना बच्चा पार्टी, देखो जब आपने डी की वैल्यू +5 लिया और ए की वैल्यू तो फिक्स है 9 ही है, तो नंबर क्या था, यही तो नंबर था, A-D, ए और A+D। तो बताओ क्या होगा, A-D 9 में से 5, फिर क्या था A, और फिर क्या था A+D, मतलब 9+5। तो क्या आ गया, ये हो गया 9 में से 5 गया तो 4, 9, 14, सॉरी हाँ 9, 5, 14, ठीक है। तो ये भी सही है। आप ये 3 नंबर लो, जो भी 2 कंडीशन है ना, मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये एपी में भी है, सम 27 भी है, और उसके स्क्वायर का सम 293 ही आएगा, आप करके देखिए। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि डी की वैल्यू -5 भी पॉसिबल है, तो दोनों से देखेंगे, ऐसा नहीं एक ही आंसर कर देंगे। डी की वैल्यू -5 लेंगे और ए की वैल्यू 9 लेंगे, तो यहां से क्या आएगा देखो, डी की वैल्यू -5 है, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 9 ही रहेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं उल्टा आ गया, ये 14 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, है ना। तो या तो 4, 9, 14 ले लो या 14, 9, 4 ले लो, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जो है वो आप टिक करेंगे, अगर दोनों है तो दोनों टिक करेंगे, 4, 9, 14 या 14, 9, 4। क्लियर हुआ, बोलिए जी, डन यस सर। है कि नहीं। चलिए, अरे म्यूट कर लो भाई। ठीक है चलो, अब होमवर्क ले लो, फिर क्लास ओवर करते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा। चलिए होमवर्क क्या आपको मैंने वो भेज चुका, होमवर्क लेकर जाएंगे सारे बच्चे, जो बच्चे लीव कर रहे हैं, है ना, घर पर बात है ना, आप होमवर्क लिखें, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा आपसे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका, आप निकाल जो आपको M2 भेजा था ना, M2 मॉड्यूल याद है, तो M2 मॉड्यूल से ही होमवर्क है। तो उसमें आप देखे होगा, पहला उसमें 2 चैप्टर था, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस, दोनों एक ही साथ है। आप आगे पेज पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा, सीक्वेंस सीरीज मिलेगा पेज नंबर 39 से। तो आपको उसी M2 मॉड्यूल से ही, है ना, M2 मॉड्यूल से पेज नंबर 53, ये पेज नंबर हो गया, और इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कौन कौन करना है, ठीक है। तो आपको करना है A1 से लेकर, A1 से लेकर अर्थमेटिक मीन वाले नहीं करने, क्योंकि वो भी पढ़ाना है। हाँ, A1 करना है, A2 करना है, A3 करना है, A4 करना है, A5 करना है, A6 करना है, A1 से A6 तो करना है, ये 6 क्वेश्चन तो ये हो गए, 53 पेज नंबर है, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 55, ठीक है। पेज नंबर 55 से क्या करना है आपको, A1 करना है, पेज नंबर 55 में भी A1 है, ये मतलब MCQ है, मल्टीपल चॉइस है। A1 करना है बच्चा पार्टी, फिर उसके बाद A2 भी कर सकते हो, बट A2 के लिए अभी आपको एक कंसेप्ट बताना है, ठीक है। सम प्लस 2 एंड टर्म्स, A3 कर सकते हो,
A4 कर सकते हो। चलो ये 3 क्वेश्चन, तो 6 और 3 है 9 क्वेश्चन ये हो गए, है ना। ये अटेम्प्ट करके आना ही है आपको, है कि नहीं। इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही है। चलो इतने ही क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क रहेगा, पहले इतने अटेम्प्ट करके। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स है तो पूछते रहिए।